नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मई 2023 का माह समाप्त हो चुका है और जून 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जून 2023 में तुला राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के, धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं, परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा जून 2023। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको जून 2023 के व्रत त्योहारों की भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की जून 2023 की गोचर कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के दशम भाव में मंगल के साथ है और यहाँ पर मंगल शुक्र धन शक्ति योग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु और राहु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है, शनि पंचम भाव में है। सूर्य का गोचर अष्टम भाव में 15 जून तक है और उसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। बुध यहाँ पर 8 जून से 24 जून तक अष्टम में रहेंगे और इसके बाद बुध भी राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आ जाएंगे। केतु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु सप्तम में। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए बात करते हैं एक एक उन पर विस्तार से। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है लग्न और लग्नेश का और उसके बाद भाग्य और भाग्येश का। अब यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी मंगल के साथ कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव जहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है और दशम में मंगल दिग्बली होते हैं। इसी के साथ साथ मंगल और शुक्र यहाँ पर धन शक्ति योग बना रहे हैं। मंगल और शुक्र के धन शक्ति योग पर मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कितना अधिक ये प्रभावी होता है आपके जीवन में। अब यहाँ पर मंगल धन के भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपको सप्तम भाव की चीज़ों से धन का लाभ होगा और साथ ही साथ सप्तम भाव की चीज़ों से आपके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं। शुक्र जो कि धन के कारक हैं, जब अष्टम भाव के कारक स्वामी बनते हैं तो अष्टम भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति होती है। अब देखिए सप्तम भाव क्या होता है। सप्तम भाव होता है व्यापार का। व्यापार किन चीज़ों का? जो कि मंगल से जुड़े हुए हैं या शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब मंगल से चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं वो क्या हैं? वो है मेडिकल और सर्जरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित व्यापार व्यवसाय। शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय कला और सौंदर्य से रिलेटेड, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य है, इन सब चीज़ों से। या फिर वो चीज़ें जो कि भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेट करती हैं, उनका व्यापार व्यवसाय अगर आप करते हैं तो उन चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मंगल सप्तम के स्वामी है। सप्तम होता है आपका दाम्पत्य जीवन, आपका जीवन साथी, आपका विवाह। और दशम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं सप्तम के स्वामी के होकर के। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस गोचर काल में आपको आपके
जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में। और चूंकि मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरा भाव परिवार का होता है, दशम में गोचर कर रहे हैं, तो परिवार से आपको सहयोग मिलेगा। परिवार के सदस्य आपको व्यापार व्यवसाय में बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपके बड़े भाई आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके पिता आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। चूँकि आपकी कुंडली में सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हो जाएंगे और लाभ के स्वामी हैं, भाग्य भाव में गोचर करेंगे 15 जून को। और नवम भाव जो है वो पिता का होता है, गुरु का होता है। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं, मंगल शुक्र दशम में है जहाँ से कैरियर का विचार किया जाता है, आपके पिता आपके गुरु आपकी हेल्प करेंगे, आपके बड़े भाई हेल्प करेंगे, क्योंकि सूर्य पंचम के स्वामी एकादश के स्वामी हैं। तो इस तरह से मंगल और शुक्र का गोचर आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र और दशम में गोचर कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि अष्टम भाव की चीज़ों से आपके कार्य क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। अब अष्टम भाव क्या चीज़ होती है? पहली बात, अष्टम भाव होता है डीप रिसर्च का। आप जितना अधिक अपने कार्य क्षेत्र में रिसर्च करेंगे, कार्य क्षेत्र को समझेंगे, क्या करना है, उसके इन्स आउट्स क्या हैं, आप जो भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, इस पर जब आप रिसर्च करेंगे तो फिर सफलता और धन दोनों आपको प्राप्त होगा। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव शो करता है ज्योतिष और तंत्र मंत्र को। गुरु सप्तम में गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु ज्योतिष के कारक होते हैं, आपको ज्योतिष के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, तंत्र मंत्र के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। अष्टम के स्वामी दशम में बैठे हैं तो आप जॉब में परिवर्तन करना चाहेंगे और आपको करना भी चाहिए। जॉब में, कैरियर में, व्यापार व्यवसाय में किसी तरह का कोई परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें आप, और वो क्या? वो ये कि मंगल बैठे हैं शुक्र के साथ। मंगल होते हैं जल्दबाजी के कारक, तो जल्दबाजी नहीं करना है। आपको कोई डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ करके, चूँकि अष्टम डीप रिसर्च का भी है। आप जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ये आप एश्योर्ड हो जाइए कि जो नया जॉब आपको मिलने जा रहा है क्या वो पहले से बेहतर है, क्या जो परेशानियां, जो समस्याएं आपको वर्तमान में हैं इस जॉब में, क्या वही समस्याएं उस जॉब में नहीं आएंगी। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही डिस्कस कर लेनी होगी, तय कर लेनी होगी, फिर आप शौक से परिवर्तन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। अब देखिए, अष्टम भाव जो है मंगल दशम में है। मेडिकल और सर्जरी से रिलेटेड एरियाज में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं जैसे कि ईडी है, सीबीआई है, सीबीसीआईडी है, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र धन के कारक हैं और अष्टम के स्वामी हैं, इन क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है आपकी कुंडली में वो है देवगुरु बृहस्पति का। आइए इस पर बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुखों का, विवाह का विचार किया जाता है। गुरु धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं और विवाह के कारक हैं। विवाह के कारक ग्रह का विवाह के ही भाव में गोचर करना ये दर्शाता है
कि जून 2023 का महीना विवाह की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो गुरु की कृपा से आपका वैवाहिक संबंध जून के महीने में तय हो सकता है। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, उस भाव के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। तो लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि और लाभ के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य 15 जून को नवम भाव में आ जाएंगे और 15 जून से देवगुरु अंश बल से मजबूत होंगे, गज लक्ष्मी योग बनाएंगे। तो देखिए, गुरु सूर्य दोनों ही लाभ के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो अब इसका क्या अर्थ निकलता है? भाग्य के सपोर्ट से आपको हर तरह के लाभ की प्राप्ति होगी, और उन लाभों में विवाह भी शामिल है, संतान भी शामिल है, धन भी शामिल है, और आपका फ्रेंड सर्किल भी शामिल है, आपका मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा भी शामिल है इसमें। और ये गुरु और सूर्य आपको प्रदान करने जा रहे हैं। गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा अत्यंत तीव्र होगी, और आप लोगों को गाइड करेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, और वकालत के क्षेत्र में, काउंसलर के क्षेत्र में, या धर्मगुरु और पुरोहित के रूप में आप जीवन में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। और गुरु पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं और पराक्रम भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो छोटी मोटी यात्राएं आपको इस गोचर काल में करनी पड़ेंगी, और सूर्य नवम भाव में है तो आपको तीर्थ यात्राओं के लिए अवश्य जाना चाहिए। अगर आप देव दर्शन या तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और साथ ही साथ कारोबार के सिलसिले में छोटी मोटी यात्राएं करते हैं तो ये आपके लिए धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। यात्राएं आपके लिए लाभकर होंगी, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यात्राएं केवल आपका धन खर्च करें और यात्राओं से आपको थकान हो। यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसी यात्राएं आपको करनी होंगी इस गोचर काल में, और आप करेंगे। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो ऑनलाइन बिजनेस का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, मार्केटिंग का होता है। और आप देखिए, बुध जो बैठे हैं अष्टम में, वो नवम के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, भाग्य आपका साथ देगा और इससे आपको लाभ मिलेगा। गुरु के साथ साथ सूर्य का गोचर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य 15 जून तक अष्टम में रहेंगे। सूर्य अकेले ऐसे ग्रह हैं जिन पर अष्टम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अष्टम भाव की जो सकारात्मक चीज़ें हैं उससे आपको लाभ दिला देंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य। अब अष्टम भाव की क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर ली है, तो इसलिए बार बार उसको रिपीट नहीं करूँगा, आप स्वयं समझ लेंगे। लाभ अष्टम भाव की चीज़ों से सूर्य आपको दिलाएंगे, और 15 जून के बाद सूर्य जब भाग्य भाव में आ जाएंगे, सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, जब भाग्य भाव में गोचर करेंगे पूरे 1 माह तक, तो तुला राशि के जातकों के लिए ये समय सर्वोत्कृष्ट होगा, क्योंकि आप जिस दिशा में कदम रख देंगे भाग्य आपके आगे आगे चलेगा। जो भी काम शुरू करेंगे उस कार्य में आपको पूरी पूरी सफलता मिलेगी, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य भाग्य को चमका देंगे। और अगर भाग्य चमक गया तो ऐसा जातक मिट्टी को भी सोना बना देता है। आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं। आपके राशि के स्वामी के मित्र बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ विदेश भाव के भी स्वामी हैं। बुध का गोचर 7 जून तक सप्तम भाव में रहेगा, 7 जून को अष्टम में आ जाएंगे।
बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त रहेगा। विदेशों से आपको नए नए ऑर्डर्स मिलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ विदेशों से धन की प्राप्ति भी आपको होगी। बुध 7 जून को अष्टम में आ जाएंगे। अब यहाँ पर अष्टम में बुध का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, क्या हैं? बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, आपकी बोलने लिखने और समझने की क्षमता के कारक हैं। बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन को शो करते हैं। और अगर आप इंटरनेट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर बुध की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। आपको इन क्षेत्रों से अचानक से मोटा पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। और हर कार्य में भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि बुध भाग्य के स्वामी भी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं। तो विदेशों से धन भी मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं और भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा ही। और 15 जून के बाद तो भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। जहाँ तक शनि की बात है, शनि 17 जून से बहुत अच्छी स्थिति में होंगे आपके लिए, क्योंकि शनि वक्री होंगे। जब वक्री होंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी। तुला राशि के जातकों पर शनि की पनौती प्रभावी है। पनौती के प्रभावों में कमी आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पीछे का भी वो फल प्रदान करता है। शनि चतुर्थ भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो जून का महीना आपके लिए भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से बहुत अच्छा है। वाहन क्रय करने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ अगर आप मकान का निर्माण कराना चाहते हैं, 17 जून के बाद शुरू कराइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 जून से शनि वक्री हो रहे हैं, 4th हाउस का फल देंगे, पंचम में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आप मकान बनवाना शुरू कीजिए, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका मकान बन करके तैयार होगा। अब आइए बात करते हैं जून माह के व्रत त्योहारों के बारे में। तो ये है जून माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 जून को गुरु प्रदोष व्रत, 3 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, 4 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान और दान, 5 जून को आषाढ़ माह का प्रारंभ, 7 जून को आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी, 10 जून को मासिक कालाष्टमी व्रत, 14 जून को योगिनी एकादशी व्रत, 15 जून को गुरु प्रदोष व्रत मिथुन संक्रांति, 16 जून को आषाढ़ मासिक शिवरात्रि, 17 जून को दर्श अमावस्या, 18 जून आषाढ़ अमावस्या, 20 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा, 22 जून को आषाढ़ विनायक चतुर्थी, 24 जून को स्कंद षष्ठी व्रत, 26 जून को मासिक दुर्गाष्टमी, 29 जून को देवशयनी एकादशी गौरी व्रत और चातुर्मास का आरंभ, 30 जून को वासुदेव द्वादशी। तो ये रही जून मास के व्रत त्योहारों की लिस्ट। अब बात कर लेते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए,
हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर यह है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द,
काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।